यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आस्था या इसके यहाँ पर बीपीएससी का टेस्ट नंबर 2 देख रहे थे हम लोग, ठीक है। इसके यहाँ पर 2 नंबर टेस्ट का पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें आपका 76 क्वेश्चन यहाँ से हो गए थे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 से और 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे, ठीक है। इस टाइप से 2 पेपर पूरे हो जाएंगे आस्था के, और 2 पेपर हम लोग यहाँ पर ज्ञान बिंदु के भी पूरे कर लिए, और 11 पेपर करीब आपके यहाँ हो गए। जो केजीएस पेपर है, केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज़ का, उसके भी यहाँ पर बीपीएससी के 11 पेपर हो गए, ठीक है। एडिटोरियल के करीब 7 से 8 पेपर हो चुके हैं, परफेक्शन के करीब 7 पेपर हो चुके हैं, ऐसा करके काफ़ी ज़्यादा सबके पेपर कवर हो चुके हैं। तो यहाँ से आस्था इसका भी हम लोग देख रहे हैं, दूसरा पेपर आज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसका तीसरा भी स्टार्ट करेंगे। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर से देखते हैं, है ना। 76 तक हम लोग ने कवर कर लिए थे। 77 क्वेश्चन है। इसमें बोले गुप्त काल में वराहमिहिर द्वारा रचित यहाँ पर पंच सिद्धांतिका का विषय क्या था। पंच सिद्धांतिका का विषय क्या था, देखो, गुप्त काल द्वारा विज्ञान में यहाँ पर जो विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्ण युग का था, और वराहमिहिर उज्जैन के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक पंचदर्शिका में 505 ईस्वी में प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान का एक यहाँ पर सार संग्रह बताया था। इसमें उस समय प्रचलित 5 प्रमुख खगोलीय सिद्धांतों जैसे पैतामह, ठीक है, वशिष्ठ, सूर्य, पोलिस और रोमक सिद्धांतों का वर्णन को तुलनात्मक अध्ययन बताया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सरोकस और पोलिस सिद्धांत यूनानी खगोल विज्ञान पर आधारित है, जो ये दर्शाता है कि प्राचीन भारत वैज्ञानिक ज्ञान के आदान प्रदान के लिए पश्चिम के प्रति खुला है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 77 का बी करेक्ट है। 78 नंबर आते हैं। 78 बोले पल्लव काल में निर्मित पंचरथ या पांडव रथ जो रथ मंदिर है, किस शैली को उदाहरण बताता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का, ये बताता है एकास्मक मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था, जो 78 का बी यहाँ से आंसर होगा। तमिलनाडु के जो मामल्लपुरम में स्थित है, ठीक है, पंचरथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल के काल में बनाए गए थे, और ये एकास्मक वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है, जिनका अर्थ है कि इनने अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं, बल्कि यहाँ पर एक ही विशाल ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर से नीचे तराश कर रथ आकार दिया गया था। इन्हें धर्मराज रथ और सबसे बड़ा रथ है जो इसको बोलते हैं भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, और द्रौपदी रथ जो सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ, वो कहा जाता था। हालांकि इनका महाभारत से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं था, ये शिव मंदिर से है। आंसर बी 78 का सही आंसर होगा। 79 नंबर है। 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पहली बार यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राजा को मंत्रियों के परामर्श करना चाहिए, क्योंकि ये एक पहिए की गाड़ी से नहीं चल सकती है, तो आंसर क्या होगा, 79 का करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य यहाँ से सही आंसर होगा, है ना। अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन पर लिखा गया दुनिया का सबसे प्राचीन और सुव्यवस्थित ग्रंथ है, ठीक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, है ना, ये सबका वर्णन है। और कौटिल्य ने स्पष्ट कहा था कि सहाय शांति राजत्व चक्रमेकम न वर्तते, अर्थात राज काज चलाना अकेले राजा के बस की बात नहीं है, जैसे एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती वैसे ही। आगे आते क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। मीमांसा दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। मीमांसा दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है कि मोक्ष केवल वैदिक कर्मकांडों के अनुष्ठान के सही निष्पादन से प्राप्त होता है। सी 80 का सही आंसर होगा। पूर्व मीमांसा दर्शन वेदों को अपौरुष से नित्य जिसको बोलते हैं और सर्वोच्च प्रमाणक मानता है। इसका यहाँ पर मुख्य जोर कर्मकांड पर है, और इसके अलावा वेदों में बताए गए यज्ञ और अनुष्ठानों को विधि विधान से करना ही धर्म है, और इसी से स्वर्ग या अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। क्वेश्चन नंबर 81। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण था। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल ईश्वर ही इच्छा से क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संस्कृत का सबसे लंबा और पहला शुद्ध संस्कृत अभिलेख होगा। 81 का ए यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। और ये जो अभिलेख था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, और मौर्य और सातवाहन काल का एक अधिकांश अभिलेख की प्राकृत भाषा में थे, लेकिन ये पहला लंबा अभिलेख है जो पूरी तरह से शुद्ध व्याकरण में सम्मत संस्कृत में लिखा गया है। आगे आते क्वेश्चन 82। प्राचीन भारत के मुख्य बंदरगाहों को उनकी अवस्थिति के संबंध में विचार करना कौन सा गलत है। यहाँ से जो गलत हो जाएगा 82 का ये होगा ताम्रलिप्ति, उड़ीसा, महानदी, मोहना, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। चोल काल में ग्राम प्रशासन की देखरेख के लिए करने वाली वरियम समिति एरिवारियम का अर्थ क्या था या इसका कार्य क्या था। इसका जो कार्य हो जाएगा ये था कि यहाँ पर जो तालाब और सिंचाई थी उसकी व्यवस्था को देखरेख करना। चोल ग्राम प्रशासन में स्वरिमेयर जो थे ये एक समिति थी, प्रणाली थी, जिसके सदस्य
लॉटरी द्वारा चुने जाते थे। इसमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता था और एरिवारियम सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों समितियों में से एक थी, जिसका कार्य तालाबों में खुदाई, मरम्मत और सिंचाई के पानी का वितरण करना था। क्योंकि दक्षिण भारत में कृषि वर्षा और तालाबों पर निर्भर थी। पौनवारियम सोने की परख करती थी और तोटवारियम बगीचों की देखरेख करती थी और पंचवार वारियम सम्मानकारों की समिति थी। 83 का सी सही आंसर है। 84 अशोक का कौन सा अभिलेख ये घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान होंगी? आंसर 84 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये बी प्रथम वृथक कलिंग शिलालेख इसका आंसर होगा। 84 का बी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कलिंग उड़ीसा के प्रशासन के लिए 2 विशेष शिलालेख खुदवाए थे, जिन्हें पृथक कलिंग शिलालेख कहा जाता था और ये धौली और जौगढ़ में स्थित हैं। आंसर बी। 85 नंबर है। गुप्त काल में चंडालों की सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए किस चीनी यात्री ने लिखा है कि वे नगर के बाहर रहते थे और जब नगर में प्रवेश करते थे तो लकड़ी बजाते थे और चलते थे ताकि लोग उनसे दूर रहें। ठीक है, आंसर 85 का क्या होगा? ये बी करेक्ट हो जाएगा। फाहियान, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 से 414 के बीच में ये भारत आए थे। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान की अपनी पुस्तक फो क्यों की के मध्य देश की वर्णन किया था और ये लिखता था कि यहाँ के लोग सुखी हैं, अर्थात यहाँ पर शाकाहारी होते हैं और मृत्युदंड नहीं दिया जाता है इनको। लेकिन उसने सामाजिक अर्थव्यवस्था का पहला स्पष्ट और भयावह चित्र भी प्रस्तुत किया था। उसने लिखा था कि चंडाल मांस बेचने वाले शिकारी अछूत माने जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ बोला प्राचीन भारतीय साहित्य के रचयिताओं और उनकी यहाँ पर कृतियों के निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित कर रहा है? ठीक है, कौन सा सम्मिलित है? आंसर जाएगा 86 का करेक्ट आंसर डी करेक्ट है। यहाँ पे सभी इसके करेक्ट हैं, जैसे कि शूद्रक, मृच्छकटिकम, ठीक है, विशाखदत्त, यहाँ पर देवी चंद्रगुप्तम और भारवी का क्या है? किरातार्जुनियम और दंडी का क्या होगा? 10 कुमार चरिता। करेक्ट आंसर 86 का यहाँ से डी सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर है। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला के संबंध में देवगढ़ का दशावतार मंदिर क्यों ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था? इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित गुप्तकालीन दशावतार मंदिर लगभग 6वीं शताब्दी से पूर्व भारतीय मंदिर वास्तुकला की ऐतिहासिक मोड़ थी। इसने पहले के मंदिर जैसे सांची का यहाँ पर मंदिर संख्या 17 सपाट छत वाले होते थे और जो दशावतार मंदिर की संभवतः पहला ऐसा उदाहरण बताते थे जहाँ गर्भगृह ऊपर के शिखर को बनाने का प्रयास किया गया था, जो बाद में नागर शैली की मुख्य विशेषता बन गई थी। 87 का आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन 88 चोल काल की प्रतिमा प्रसिद्ध नटराज कांस्य मूर्ति में शिव का अभय मुद्रा वाला हाथ क्या इंगित करता है? आंसर जाएगा 88 का करेक्ट आंसर ये इंगित करता है भक्तों की सुरक्षा, आशीर्वाद, भय, मुक्ति से। ठीक है, 88 का बी सही आंसर। चोलकालीन नटराज की जो कांस्य मूर्ति है भारतीय कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। इसमें शिव ब्रह्मांडी नृत्य तांडव कर रहे थे और उनके 4 हाथ हैं और ऊपरी हाथ दाएं हाथ में डमरू जो सर्जन ध्वनि का प्रतीक बताता है और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि है जो विनाश का प्रतीक बताती है। निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में जो भक्तों को भय से मुक्त रहने का आशीर्वाद देता है। ठीक है, याद रखना 88 का बी। 89 नंबर क्वेश्चन 89 बोला निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण मिलता है? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर 89 का ये क्या होगा? बी करेक्ट है। एरण अभिलेख भानुगुप्त इसका आंसर होगा। सती प्रथा का साहित्यिक उल्लेख रामायण महाभारत पहले से मिलता था, लेकिन पर इसका पुरातत्वीय अभिलेखन प्रमाण गुप्त काल में मिलता था और 510 ईसा पूर्व में ईरण का अभिलेख मध्य जो प्रदेश है उसके गुप्त शासक भानुगुप्त का समय था और इसमें उल्लेख है कि भानुगुप्त का मित्र और सेनापति गोपराज छोड़ों के विरुद्ध मारा गया था युद्ध में। ठीक है, 89 का बी। क्वेश्चन नंबर 90 प्राचीन भारतीय कानून के 2 प्रमुख संप्रदाय मिताक्षरा और दायभाग के संबंध में क्या अंतर होगा? इसमें देखो, इसमें अंतर है कि जो मिताक्षरा के अनुसार पिता जीवित रहने जो पुत्र हैं उसको पैतृक संपत्ति का अधिकार मिल जाता है, जबकि यहाँ पर दायभाग में पिता की मृत्यु के बाद ही। ठीक है, तो बी आंसर स्टेटमेंट 90 का करेक्ट है, क्योंकि 12वीं सदी में विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है ना, ये मिताक्षरा था और जीमूतवाहन द्वारा रचित दायभाग हिंदू उत्तराधिकार कानून के 2 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। मिताक्षरा बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में मान्य का सिद्धांत बताती थी। ठीक है, और अर्थात पुत्र के जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकार मिल जाता था और इसके विपरीत दायभाग जो होता था इसका सिद्धांत उपराम
स्वत्वाद, अर्थात जबकि पिता की जीवित है तब तक वो संपत्ति का पूर्ण स्वामी होगा और पुत्र का अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता था। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, बी आंसर होगा। 91 नंबर है, प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में संबंध में वल्लभी विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? वल्लभी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। करेक्ट आंसर, ये हीनयान, बौद्ध धर्म और प्रशासनिक शिक्षा के केंद्र के लिए था। बी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, 92 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार जानकारी देता है? आंसर 92 का क्या होगा? करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही आंसर होगा। जूनागढ़ का स्कंदगुप्त अभिलेख यहाँ से सही आंसर होगा। सुदर्शन झील का इतिहास सबसे रोचक होगा, यह भी काफ़ी रोचक है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, अशोक के समय इसमें नहरें निकाली गई थी और रुद्रदामन के समय इसके पहली बार सब मरम्मत की गई थी। और गुप्त काल में स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी बारिश से झील का बांध टूट गया था। तब यहाँ पर स्कंदगुप्त के प्रांतीय गवर्नर जो पर्णदत्त थे उसके पुत्र ने भारी धन खर्च करके इसकी मरम्मत करवाई थी और इसके किनारे एक विष्णु मंदिर बनवाया था और इसकी जानकारी जूनागढ़ के स्कंदगुप्त अभिलेख में देखी जाती है या मिलती है। 92 का बी। 93 नंबर है, भारत के सबसे पहले आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? आंसर हो जाएगा 93 का। करेक्ट आंसर, ये बने होते थे मुख्यतः चांदी और कुछ तांबे के। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्राचीनतम सिक्के 6वीं शताब्दी से पूर्व में महाजनपद काल के जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इन्हें आहत सिक्के इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर कोई लेख या राजा के नाम नहीं होता था, आहत है ना, बल्कि धातु के टुकड़ों पर विभिन्न प्रतीक जैसे सूर्य है ना, चक्र, पहाड़, पेड़, ये सबको यहाँ पर ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ये मुख्य रूप से चांदी के होते थे जिन्हें करसापण कहा जाता था या पण कहा जाता था, और कुछ तांबे के मिलते थे जिससे साहित्य रूप से उल्लेख मिलता है इसमें। तो आंसर क्या होगा? 93 का बी करेक्ट है। 94 नंबर है, मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैलियों के मुख्य अंतर क्या होगा इसका? नागर शैली में विमान होते हैं जबकि यहाँ पर द्रविड़ में शिखर होता है। 94 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये गलत है। सेकंड बात, नागर शैली में मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार होते थे जो द्रविड़ शैली में नहीं होते थे, गलत है। तीसरा, नागर शैली मुख्य रूप से नागर शैली मुख्य मंदिर में ऊपर एक रेखी वक्राकार शिखर होता है जबकि द्रविड़ शैली में एक पिरामिड नुमा सीढ़ीदार विमान होता है। ये बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी आंसर सब करेक्ट है। राइट, आगे आते क्वेश्चन नंबर 95। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किस भाषा में शैली में किया था? आंसर 95 को हो जाएगा। ये किया था संस्कृत भाषा, चंपू शैली और गद्य और पद मिश्रित में। बी आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से। चोल शासक में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि क्यों धारण की थी? आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर, इसलिए धारण की थी क्योंकि 96 का आंसर हो जाएगा उसने गंगा नदी तक विजय अभियान का नेतृत्व किया था और बंगाल पाल के महिपाल को हराया था। ए यहाँ से 96 का सही आंसर है। 97 नंबर है, गुप्त काल में कायस्थ जाति का उदय मुख्य रूप से किस वर्ग से हुआ था? करेक्ट आंसर 97 का ये हो जाएगा बी। ये लेखक और लिपिक वर्ग से जो भूमि अनुदानों को रिकॉर्ड रखते थे। बी 97 का आंसर होगा। गुप्त काल में प्रशासन और भूमि अनुदान की जटिलता बढ़ने के कारण एक नए पेशेवर वर्ग की आवश्यकता हुई थी जो दस्तावेज, दान पत्रों और राजस्व का हिसाब किताब रख सके थे। और यहाँ पर पहले ये कार्य विभिन्न वर्गों के लिए लोग करते थे, लेकिन ये धीरे धीरे लेखक या लिपिक वर्ग एक जाति कायस्थ में बदल गया था। आंसर यहाँ से देगा बी करेक्ट है 97 का। 98 नंबर है 98। प्राचीन भारत में अग्रहार भूमि अनुदान की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता थी कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में अग्रहार या ब्रह्मदेव अनुदान अत्यंत प्रचलित था। ये वह भूमि होती थी जो राजा द्वारा ब्राह्मणों, विद्वान या धार्मिक संस्थानों को दी जाती थी और इसको दो विशेषताएं थी, जैसे कि पूरी तरह से करमुक्त होना और यानी इस प्रकार का राजस्व नहीं लिया जाता इसमें, है ना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजा अपने प्रशासनिक अधिकार जैसे कि न्याय, जुर्माना, इस सब पे अनुदान पाने वाले को भी सौंप देता था। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से इसकी याद रखनी है आपको। 98 का बी करेक्ट है। 99 कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वानों का सही समूह कौन सा होगा? आंसर सही समूह होगा अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र और चरक। इसका सही आंसर है। ठीक है, 99 का ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस अभिलेख को प्रपातक अभिलेख कहा जाता था जो कुषाण शब्दावली या वंशावली को स्पष्ट करता है? 100 का आंसर ये कनिष्क का अभिलेख है जो अफगानिस्तान में मिला और कुषाणों की वंशावली देता है। 100 का ए यहाँ से सही आंसर होगा। 1993 में अफगानिस्तान के सरबातकस नामक
स्थान से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये कनिष्क का प्रथम का है। यह अभिलेख इतिहास की एक बड़ी गुत्थी सुलझाता है, क्योंकि इसमें कनिष्क अपने पूर्वजों की सूची में दिखाता है और कुजुल कैटफिश जो है इसमें विम तक्कू दादा और विम कैटफिश पिता और स्वयं कनिष्क इसे भी स्पष्ट रूप से बताता है कि कुषाणों ने अपने साम्राज्य का विस्तार साकेत और संबी पाटलिपुत्र तक किया था। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर है, प्राचीन दक्षिण भारत में मणि ग्रामम और नाना देशी क्या थे? ये क्या थे? ये एक तरह से दूर दराज क्षेत्रों में विदेशी साथ व्यापार करने वाले एक शक्तिशाली व्यापारी संघ होते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में व्यापार अत्यंत संगठित था और व्यापारियों के बड़े बड़े निगम या जो श्रेणियाँ होती थी वो होती थी जो अत्यधिक और विदेशी व्यापार को नियंत्रित करती थी। मणिग्राम में और नाना देशी जैसे ये प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे, और नाना देशी संघ इतना शक्तिशाली था कि अपनी ही निजी सेना बनाता था और जो माल की सुरक्षा करती थी, और यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व एशिया के तक व्यापार करते थे। ठीक है, आगे आते हैं 102। गुप्त प्रशासन में पुस्तपाल नामक अधिकारी मुख्य कार्य क्या था इसका मुख्य कार्य था कि भूमि के क्रय विक्रय और स्वामित्व का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना। 102 का भी करेक्ट है। गुप्त काल में दामोदपुर ताम्रपत्र अभिलेख में पता चलता है कि जिला जिसको बोलते हैं विषय, उसके स्तर पर एक कार्यालय होना था जहां भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज रखे जाते थे, और इस विभाग का प्रमुख पुस्तपाल होता था। जब भी कोई व्यक्ति भूमि खरीदना या दान देना चाहता था तो पहले पुस्तपाल से अनुमति लेनी पड़ती थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले के टाइम पे जो ऐसा था, है ना, यहाँ पर जो गुप्त काल में जो जमीन किसी को बेचना या खरीदना होता था तो पहले जाके किससे मिलते थे, है ना, तो पुस्तपाल से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसा करके क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो याद करना है आपको। और वो जांच करता था कि भूमि विवादित तो नहीं है ना, या कोई मतलब किसी लड़ाई दंगे उसमें फंसी तो नहीं है। ठीक है, वो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 हो गया। भी 103, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जासूसों का महाकाव्य कहा जा सकता है जो मौर्य काल की खुफिया व्यवस्था पर प्रकाश डालता है? 103 का करेक्ट आंसर मुद्रा राक्षस करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो कौटिल्य के आसास में गुप्तचरों जिसको बोलते हैं गूढ़ पुरुष का सैद्धांतिक वर्णन है, लेकिन विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस इसे व्यवहारिक रूप से एक कहानी की तरह प्रस्तुत करता है। इस नाटक की पूरी कहानी चाणक्य और नंद वंश की मंत्री राक्षस के बीच कूटनीतिक चालों जासूसों को जाल में विष कन्याओं का प्रयोग करके छल कपट पर आधारित था। इसमें दिखाया गया था कि कैसे चाणक्य बिना बड़ी सेना के केवल बुद्धि जासूस प्रबल नंदवंश को उखाड़ फेंका था। 104 आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। ठीक है, पहला क्या हुआ? 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वो वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, सेकंड भी सही होगा। यहाँ से अतीश दीपाकर नामक विद्वान तिब्बत गए थे, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। 104 का आंसर डी करेक्ट है। 105, पल्लव वास्तुकला में मंडप और रथ में क्या अंतर था? 105 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें जो अंतर था ये मंडप गुफा मंदिर होते थे, जबकि यहाँ पर रथ एकात्मक मंदिर होते थे। ठीक है, बी क्या होगा? 105 का आंसर होगा, क्योंकि पल्लव कला में दो प्रकार की रचनाएं मिलती थी, संरचनाएं मिलती थी। मंडप वे मंदिर थे जिनमें पहाड़ी के अंदर खुदाई करके बनाया गया था, जैसे वरा मंडप, ठीक है, महर्षमर्दिनी मंडप जिसमें खंभों वाला हॉल और पीछे गर्भगृह होता था, और दूसरी ओर रथ में मंदिर जिन्हें एक विशाल चट्टान को बाहर तराश कर बनाया गया था, जैसे पंचतन पांडव रथ। ठीक है, 106 नंबर है। प्राचीन भारत में श्रेणी के पास अपने सदस्यों पर नेक अधिकार होते थे, वही शक्ति को क्या कहा जाता था? इस शक्ति को कहा जाता था, करेक्ट आंसर 106 का क्या होगा? ये कहते थे श्रेणी धर्म, इसका आंसर है, क्योंकि प्राचीन भारत में श्रेणी का जो संगठन इतना मजबूत था कि वे राज्य के भीतर राज्य की जो किसी तरह की जो काम करना, नारद और बृहस्पति स्मृति जैसे अनुसार श्रेणियों में अपने सदस्यों को आपसी विवादों को सुलझाना, कानूनी अधिकार प्राप्त करना, और इसे धर्म कहा जाता था। जो राजा के कानून से अलग लेकिन मान्य होते थे, वे अपने नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को जुर्माना भी लगा सकते थे। ठीक है, आंसर 106 का ए करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर, योग दर्शन के अष्टांग योग निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? अष्टांग योग का यहाँ पर सही क्रम कौन सा है? मैंने आपको ऊपर बताया भी था, है ना। तो सही क्रम क्या होगा? देखो, क्रम से अगर लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ से, पहला होगा यम, है ना, यम या यमा। यम सामाजिक अनुशासन देखता था, संहिता, है ना, सत्य का लेकर के। नियम क्या था? नियम यहाँ पर ये व्यक्तिगत अनुशासन को लेकर के था। आसान क्या था? आसन मतलब शारीरिक मुद्रा एक तरह से। ध्यान करना, ध्यान मतलब एक तरह से
प्राणायाम है ना, विश्वास नियंत्रण, ध्यान मतलब निरंतर चिंतन करना, ऐसा बोल सकते हो। धारणा जो क्या था, धारणा एकाग्रता लाना है ना, धारणा करके। प्राणायाम करना समझते हो आप, क्योंकि श्वास नियंत्रण रखना, ठीक है। और समाधि, समाधि मतलब क्या, पूर्ण तत्लीनता मतलब मोक्ष की अवस्था, समाधि में चले गए, है ना। ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। इन सबके पॉइंट लिख सकते हो, मैच करने को दे सकता है क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन है, आज यूपीएससी का पेपर भी है, बताए आज यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम भी है, ठीक है। तो उसका जो पेपर क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको 11:30 बजे पेपर छूटता है, तो 11:30 तक मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से पूरा दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन आके 108 नंबर में। 108 बोले, गुप्त काल में भूमि क्षेत्र न्याय का क्या अर्थ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का। इसका अर्थ था कि ये बंजर भूमि को पहली बार जोतने वाले उस किसान को स्थायी अधिकार होना, ठीक है। छिद्र भूमि मतलब क्या, न्याय प्राचीन भारत की जो एक महत्वपूर्ण कानूनी धारणा थी, जिसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र और गुप्तकालीन धर्मपत्रों से मिलता है। इनका शाब्दिक अर्थ है कि जमीन में छेद करना। इसका व्यवहारिक अर्थ है कि ये अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बंजर या जंगली भूमि, ठीक है, को साफ करके उसे खेती बनाता है, तो वह उसकी निजी संपत्ति मान ली जाएगी, ठीक है। आंसर बी 106 का, 108 का। 109, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को स्टेडियम या खेल के मैदान के साक्ष्य मिले थे। करेक्ट आंसर 109 हो जाएगा, ये धोलावीरा में मिले थे। सी 109 का करेक्ट आंसर होगा। 110, कुडवोलाई प्रणाली क्या थी। कुडवोलाई प्रणाली क्या थी, करेक्ट आंसर हो जाएगी, ये लॉटरी सिस्टम था जिसमें योग्य उम्मीदवारों के नाम ताड़पत्रों पर लिखकर घड़े में डाले जाते थे और एक बच्चे द्वारा पर्ची निकलवाई जाती थी। 110 का भी करेक्ट आंसर होगा। 111, वाकाटक रानी प्रभावती गुप्ता का पुनः ताम्रपत्र अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण थी, है ना। आंसर हो जाएगा 111 का करेक्ट आंसर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर यह भारत का पहला अभिलेख था जो किसी महिला शासिका द्वारा जारी किया गया था, भूमि अनुदान पत्र, ठीक है। ये होगा आंसर, क्या होगा आंसर, यहाँ से आपको हो जाएगा 111 का करेक्ट आंसर ये। 112 नंबर है, प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान जो है उसके जनक सुश्रुत की सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थी। 112 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित थी शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सुश्रुत जो है ये लगभग 600 ईस्वी पूर्व प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना था इनको। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है जो मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा पर आधारित या केंद्रित है। इसमें मोतियाबिंद पथरी, टूटी हड्डियों का जोड़ने को लेकर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो नाक की प्लास्टिक सर्जरी, ये सब का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113, 113 नंबर है, मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली के बारे में विचार करना है, क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा 113 का करेक्ट आंसर। मुख्य रूप से यह मुख्य मंदिर वाले छोटे सहायक मंदिरों से घिरा होता था, एक तरह से क्या होता, पंचायतन शैली बोलते थे इसको। बी क्या होगा, 113 का सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पंचायतन शब्द 5 और आयतन से बना है और यह मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली है जिसमें मुख्य देवता का मंदिर केंद्र में होता था और उसके चारों ओर कोने पर छोटे छोटे सहायक मंदिर होते थे। और इस प्रकार कुल 5 मंदिर एक ही चबूतरे में स्थित होते थे और ये देखने में जयंती रूप में संतुलित लगता था, जिसके उत्कृष्ट उदाहरण खजुराहो का कनरिया महादेव का मंदिर है। 113 का बी। 114, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था जहाँ राजा का चुनाव होता था। 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वज्जी। 6वीं शताब्दी से पूर्व में 16 महाजनपदों में से अधिकांश में राजस्थान था, जैसे मगध, कौशल, वत्स, अवंती। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो वहाँ गणतंत्र अवस्था देखी जाती थी। इसमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली वज्जी संघ था, ठीक है, याद रखना। आगे 115 नंबर। 115 है, प्राचीन भारत में प्रणय किस प्रकार का एक कर था। प्रणय जो कर था इस प्रकार का किस प्रकार का कर था, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये कर था। आंसर हो जाएगा आपका बी, आपातकालीन कर जो राज्य द्वारा संकट की स्थिति में क्या है लिया जाता था, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक मिनट बताता हूँ। हाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की आय की विभिन्न स्रोत का वर्णन है और उसमें समांतर राजा उपज का करीब कितना 1/6 भाग के रूप में लेता था। लेकिन युद्ध के काल या किसी प्राकृतिक आपदा जैसी आपातकालीन स्थिति में राजा को प्रजा से अतिरिक्त कर लेने का अधिकार था, जिसे प्रणय कहा जाता था। 116 नंबर है, 116, प्राचीन भारत में श्रेणियों के संबंध में वीक न केवल व्यापार करती थी बल्कि बैंक का भी कार्य करती थी। इस कार्य को क्या कहा जाता था। करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा, ये कहा जाता था निक्षेप, ये आंसर होगा। प्राचीन भारत में श्रेणियां आधुनिक बैंकों की तरह कार्य करती थी। लोग अपना पैसा इन श्रेणियों के पास जमा करते थे जिसे निक्षेप कहा जाता था और श्रेणी में जमा इस राशि पर ब्याज देती थी, जो कि यहाँ पर कई उल्लेख यहाँ पर मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 117, गुप्तकालीन प्रशासन में स्कंधावार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, सैन्य शिविर के लिए जो कभी भी या कभी कभी अस्थायी राजधानी भी बन जाता था। आंसर 117 का सी करेक्ट है। 118, नन्नीघाट अभिलेख जो है, नन्नीघाट अभिलेख किस सातवां शासक ने शासिका से संबंधित इसका ऐतिहासिक महत्व देखा जाता था? 118 का आंसर हो जाएगा ये नगनिका भूमिअंतन और प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है एक तरह से। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। और ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित जिले में स्थित नन्नीघाट अभिलेख पहली शताब्दी से पूर्व सातवाहन रानी नगनिका द्वारा खुदवाया गया था, जो राजा सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। और यह अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं के भूमिदान का पहला पुरातात्विक प्रमाण मानता है। ठीक है, 119 नंबर है, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का सही कालक्रम क्या होगा? सही कालक्रम यहाँ से 119 का ये हो जाएगा तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला इसका आंसर होगा। तक्षशिला सबसे प्राचीन, नालंदा गुप्त काल में लेकर के 5वीं शताब्दी में, ठीक है, और वल्लभी करीब यहाँ पर 6ठी 7वीं में, और विक्रमशिला करीब यहाँ पर 8वीं शताब्दी में। तो इस टाइप से भी करेक्ट है। 120 नंबर है, मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली के संबंध में विचार करना है। इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है और इसका विकास विंध्याचल और कृष्णा नदी के बीच हुआ था। 120 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। ये नागर उत्तरी भारतीय जो है और दक्षिण में जो द्रविड़ है, ठीक है, उस शैली का मिश्रित रूप था। एकदम सही बात है। तीसरा, होयसल वंश के मंदिरों जैसे होयसलेश्वर मंदिर, हलिबेटू को इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता था। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3 डी आंसर होगा। 121 नंबर है, बराबर की गुफाएं भारत के सबसे पश्चिमी चट्टान काटकर बनाई गई गुफा में इनका निर्माण मूल रूप से किसके लिए किया गया था? किसके शासनकाल में नहीं, किसके लिए किया गया था? आंसर हो जाएगा 121 का करेक्ट आंसर। ये आजीविक संप्रदाय और तपस्वी के लिए यहाँ पर किया गया था क्योंकि बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर के और यहाँ पर नागौर पहाड़ों की मौर्य सम्राट के अशोक की यहाँ पर उनके पौत्र की दशरथ गुफाओं का निर्माण कराया था। और इसमें सुदामा, कर्ण, चौपर और विष झोपड़ी प्रमुख हैं। सबसे प्रसिद्ध लोमस ऋषि गुफा जिसका सिर्फ प्रवेश द्वार मेहराबदार है। और यद्यपि अशोक बौद्ध था लेकिन उसने ये गुफाएं मुख्य रूप से आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दी थी। ठीक है, इन गुफाओं की दीवारों पर इतनी चिकनी पॉलिश डाल दी कि आज भी यहाँ पर शीशे की तरह चमकती रहती है। किसमें? पत्थरों में थी, है ना। आगे आते हैं 121 का बी। 122, कन्नौज के नियंत्रण के लिए हुए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में कौन 3 शक्तियां शामिल थीं? आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इसका आंसर होगा। ठीक है, 122 का। 123 नंबर है 123, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टी के विकास किस भाग में उन्होंने ये क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? 123 का आंसर क्या होगा? 123 का आंसर हो जाएगा से डी स्टेटमेंट गोपालवाद इसका करेक्ट है। गोपालवाद करेक्ट आंसर होगा क्योंकि गुप्तकालीन महान गणितज्ञ जो है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र में अपनी पुस्तक आर्यभट्टी लिखी थी और ये ग्रंथ 4 भागों में विभाजित था। इसके चौथे भाग में गोपालवाद उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि अनुलोम गति नॉर्था पश्चाच्चलम विलोपम यद्दट, है ना, मतलब अचलानी, राइट। अर्थात यहाँ पर जैसे कि नाव में बैठा व्यक्ति किनारे की ओर पेड़ों के पीछे जाता हुआ दिखता है, वैसे ही पृथ्वी धुरी अपने पश्चिम से पूर्व की घूमती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन 123 का डी। 124 है, प्राचीन भारत के व्यापार संतुलन के संबंध में किस रोमन लेखक ने दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि रोम का सोना भारत में बहकर जा रहा है? आंसर 124 का क्या होगा? करेक्ट आंसर प्लिनी द एल्डर इसका आंसर होगा 124 का। प्लिनी द एल्डर जो है उन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में विलाप करते हुए यहाँ पर लिखा था कि रोमन हर साल 100 मिलियन जो सेंटरसेस मतलब लगभग 54 करोड़ या 55 करोड़ मुद्राएं जो थी भारत में विलासिता सामानों पर जुटा रही हैं, जो इससे रोम की अर्थव्यवस्था खोखली हो रही है। 125 है, निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है? ये कहा जाता है कि यहाँ पर हड़प्पा लोगों का गेहूं, जौ और कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ के पूर्व निवासियों से विरासत से मिला था। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, भैरन घाटी में स्थलों की खुदाई ने हमें खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन चरण में संक्रमण की प्रकृति में निर्धारित करने में मदद दी थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरा बोला है
एकल संस्कृति स्थल का अर्थ है कि एक प्राकृतिक स्थल में विभिन्न संस्कृति का संयोजन होना। तो इसी बात गलत है, क्योंकि एकल संस्कृति का स्थल का अर्थ होता है कि निरंतर संस्कृति परत होना, न कि कई संस्कृतियों का मिश्रण होना। ठीक है, 1 2 करेक्ट है, ये आंसर सही यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 126 126 आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 27 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ये लगाया गया है करीब 6.8 से 7.2% के बीच। 127 है आर्थिक समीक्षा 2025-26 में प्राथमिक जो प्रथम अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 में निम्नलिखित में से क्षेत्रों के जोड़े और उनकी संबंधित विकास दरों पर विचार करना था। पहला बोला कृषि 3.1% है ना, सही बात है। औद्योगिक को लेकर के 6.2%, राइट, और सेवा क्षेत्र को लेकर के 9.2% या 9.1%, ये बात करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। 127 का आंसर डी 128 है। मार्च 2025 में अंत में भारत के वित्तीय समावेशन सूचकांक क्या था? करेक्ट आंसर 128 का हो जाएगा, ये था 67.0, मतलब 67 मान लो। कितना था? 67 था। बी आंसर 128 का। 129 कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3570, ठीक है, लाख मीट्रिक टन LMT तक अनुमानित है। पहला 129 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, वैश्विक व्यवधानों के कारण भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन कम हुआ है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि किस लिए गलत है? सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि से उत्पादन जो है 254 LM3 की गिरावट नहीं हुई थी, बल्कि बेहतर मानसून के कारण यहाँ पर स्थिर बेहतर रही थी। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। 1 करेक्ट है सिर्फ 129 का। 130 नंबर है स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्त मंत्रियों का द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला, दूसरा, दो बातें हैं। पहली बात है, पहला बोला कि अब तक सर्वाधिक 12 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि मोरारजी देसाई 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया था, जो एक रिकॉर्ड स्तर पर होगा, है ना। पहली बात क्या होगी? पहली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 12 बार नहीं बोला यहाँ पर, है ना। सेकंड बात है, इसके पश्चात 11 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड से निर्मला सीतारमण को। गलत है भी बात, क्योंकि यहाँ पर जब रिकॉर्ड बताया गया किसका, इन्हीं का, मोरारजी देसाई का, लेकिन नंबर अगर नहीं देता तो, लेकिन नंबर दे रहा है यहाँ पे, तो दोनों बातें गलत हैं। आंसर 130 का डी करेक्ट है, कोई नहीं सही है। 131 है भारत की वित्तीय व्यवस्था के संबंधित प्रमुख संवैधानिक उपबंधों में से कौन सा सही है? जो यहाँ से सही हो जाएगा 131 का आंसर होगा, एक तो विनिवेश विधेयक अनुच्छेद 114 और संघ के कुछ राज्यों का अनुदान आर्टिकल 200 कितना 75, ये बात सही है। धन विधेयकों की परिभाषा 112 नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर धन विधेयकों की जो परिभाषा है, या मनी बिल की जो परिभाषा है, ये 110 देता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये आपका 112 में होगा। क्वेश्चन 3-4 करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी 3-4 करेक्ट है। 132 132 से केंद्रीय बजट 2026-27 में GDP के प्रतिशत के रूप में घाटे की जो प्रवृत्ति का अनुमान के संबंध में सही मिलान कौन सा होगा? इसका सही मिलान जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा? राजस्व घाटा कितना? 4.3%, एकदम सही है। राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.7% और प्रभावी राजस्व घाटा 3%, 0 से 3% के बीच। 132 का आंसर डी करेक्ट है सभी। 133 केंद्रीय बजट 26-27 में व्यय संबंधित बजट अनुमान के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, बजट 26-27 में कुल व्यय के संबंध में बजट अनुमान जो है लगभग कितना 5347,315 करोड़ रखा गया है। 133 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, बजट यहाँ पर 26-27 में प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है इस संबंधित बजट अनुमान को कितना 17,14,523 करोड़ रखा गया है, ये बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। 133 का आंसर सी यहाँ से क्या होगा? स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। 134 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि केंद्रीय बजट 26-27 में केंद्रीय राजस्व के व्यय के संबंध में सरकार के खर्च के संबंध में विचार करना है। ये बोल रहा है कि जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 पैसा है ना, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सरकार के हर 1 रुपये में खर्च में कितना पैसा जा रहा है ये बता रहा है। 8 पैसे यहाँ पर खर्च होके और 20 पैसा आपका अदायगी ब्याज अदायगी में, ठीक है। 8 पैसा 20 पैसा करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा करीब 22 पैसा, राइट। केंद्रीय क्षेत्र की सेवाओं में योजनाओं में 17 पैसा। आंसर 134 का डी करेक्ट है सभी।
135 नंबर है, इसमें बोला केंद्रीय बजट 26-27 में केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के संबंध में सरकार के आय के संबंध में ₹1 के सापेक्ष में यहाँ पर जो सही मिलान क्या होगा, ₹1 सापेक्ष के हिसाब से यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा, जो होगा एक तो पहला बोला है कि उधार एवं अन्य देयताएं ये क्या होंगी, ये बात कितनी हो जाएगी 24 पैसा, निगम कर 18 पैसा और आयकर 21 पैसा और सीमा शुल्क 4 पैसा। तो देखो यहाँ पर जो आय उधारी है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपकी आयकर आएगा, उसके बाद निगम कर आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 135 का डी करेक्ट है। 136 136 नंबर है, केंद्रीय बजट 2026-27 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा कथन सम्मिलित है, कौन सा कथन सम्मिलित है। 136 का आंसर हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये सम्मिलित है। एक तो 0 से 6 लाख 5 लाख टैक्सेस कर, ठीक है, 6 से 12 लाख में 15% कर, सही है। आगे पहला इसमें गलत लग रहा है मुझे, 0 से 6 लाख पर 5%, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, स्टेटमेंट है ना, जो भी रेट आए हैं जीएसटी के उसके हिसाब से यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है। 0 से 6 लाख पर 5% बोला जो पहले की कर दर थी, 6 से 12 लाख पर 15% ये भी पहले की दर थी, और 12 से 20 लाख पर ये, तो सभी पहले की दर रेट है यहाँ पर, लेकिन अभी वाला लेटेस्ट दर में कोई नहीं, तो इस वजह से यहाँ गलत हो जाएगा, कोई सही नहीं, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 137 है, केंद्रीय बजट 26-27 में लघु मध्यम उद्यमों को इक्विटी सहायता प्राप्त के लिए कितने हजार करोड़ को समर्पित एमएसएमई विकास निधि की शुरुआत का प्रस्ताव किया गया है। आंसर 137 का क्या हो जाएगा, एक करेक्ट है, 10,000 करोड़। 138 विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है जहाँ 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया देखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 138 का आंसर डी ऑस्ट्रेलिया। आगे आते हैं 139, देश का पहला कागज रहित न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है। आंसर हो जाएगा 139 का कौन सा होगा आंसर, करेक्ट आंसर केलापेट्टा जल न्यायालय वायनाड केरल। ठीक है, सी आंसर है 139 का। 140 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से 12 जनवरी 2026 को कहाँ भेंट की थी। आंसर जाएगा 140 का करेक्ट आंसर बी अहमदाबाद। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 141, समाचार में सुर्खी में रहे डोनरो सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सैनिकों द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मदुरो को बंदी बनाकर अमेरिका ले जाने से। ए 141 का सही आंसर होगा। 142 नवंबर 2025 में अंत तक भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर कितना रेल पथ विद्युतीकरण हुआ है। आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर, ये करीब 95%। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 143, है, इसमें मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देश के कितना अतिरिक्त प्रशुल्क लगाए जाने की घोषणा थी 13 जनवरी 2026 को की गई थी। आंसर 144 का हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर डी आंसर से ये 25%। 145 नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बड़े राज्यों के पहले स्थान पर आएगा। आंसर क्या होगा, 145 का सही आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 145 का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट है ना। 145 का ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। 146 है, किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। आंसर 146 का हो जाएगा सी बुल्गारिया, इसका सही आंसर होगा। 147 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के जनवरी 2026 के पहले अग्रिम अनुमानों में से 25-26 में भारत में जीडीपी वृद्धि कितने % अनुमानित की गई थी। आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर ई मतलब 6.4%। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। आंसर हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर ये है संजय मल्होत्रा, करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं क्योंकि आरबीआई गवर्नर एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन 149 निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा निजी क्षेत्र का पहला अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट विकसित किया जा रहा है।
आंसर हो जाएगा 149 का करेक्ट आंसर सी वास्ट इसका आंसर होगा। स्वर्ण के मल्ल में तीव्र वृद्धि जनवरी 2026 में जो थी, जनवरी 2026 में किया जा रहा था विकसित इसको, ठीक है। तो स्वर्ण मल्ल फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 149 तो हो गया आपका ना, सी सही है। 150 में स्वर्ण के मल्ल तीव्र में वृद्धि जनवरी 2026 में दर्ज की गई थी। ये विश्व की सबसे स्वर्ण का उत्पादन का किस देश में होता था? आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर। यहाँ से देखो रिपोर्ट ये घटती बदलती रहती है ना, तो इस वजह से यहाँ पर क्या पूछा है, इस वजह से जनवरी 2026 दिया हुआ है। उससे पहले पूछे तो अलग होता है ना, एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना आपको टाइम पीरियड दे देगा कि किसके बीच का पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर, ये चीन इसका सही आंसर होगा। चीन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। तो इस टाइप से हम लोग के 150 क्वेश्चन पूरे हो गए और अस्थाई यश का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 पूरा हो गया। हम लोग देखेंगे अब टेस्ट 3 और उससे पहले हम लोग जो परफेक्शन का पेंडिंग है वो भी हम लोग कवर करेंगे और एडिटोरियल का भी पेपर कवर करेंगे। तो साथ साथ सब पेपर को लेकर हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। और एंड करते हैं, बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और टॉपिक वाइज आपको यहाँ से कवर करना चीज़ों को, यानी कि आप इतना पढ़ लिया हो गया। जैसे लिखा है स्टेशन हेवन फर्स्ट, क्या है ये, इसके बाद जगह पूरा डीप में पढ़ो, राइट। और जैसे कि यहाँ पर नवंबर 2025 में भर्ती लेने शुरू किया था रेल पथ वृद्धिकरण, ये क्या होगा, इसके बारे में पूरे जाके पूरी डाटा रीड करो। तो डीप में जाकर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको और तैयार होंगी, राइट। और एक बात, अभी यूपी पीसीएस का भी हम पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब यूपी पीसीएस का भी मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जैसे कि कल मैंने कराया था जीएस वर्ल्ड का परसों, इसका पार्ट टेस्ट 1 हो चुका है और यहाँ पे करीब जो DIS है उसके भी करीब यहाँ पर हम लोग 6 से 7 पेपर कर चुके हैं, है ना। तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और साथ में अपना UKT का भी पेपर आने वाला है अभी, यूपी पीसीएस का, राइट, वो भी यहाँ से कवर करोगे आप। एंड करते हैं यहाँ से। और बाकी आप लोग देखोगे आज जो UPSC का इसके परी का जो पेपर है, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिंक देख रहे हो, टेलीग्राम आपको सर्च करोगे, टेलीग्राम में UPSC नॉलेज टेस्ट तो आपको चैनल मिलेगा, वहाँ से सब्सक्राइब करो, उसको ज्वाइन करो और वहाँ से आपको PDF मिलेगा, ठीक है। तो कुछ डाउट रहेगा पूछो कमेंट में, PDF को डाउनलोड करके आप टेस्ट पेपर देख सकते हो कैसा क्वेश्चन यहाँ पर UPSC ने पूछा है, ठीक है। हम लोग उसका आंसर की भी 1 घंटे बाद देख लेंगे, राइट। एंड करते हैं, बाकी आपको कोई दोस्त लोग अगर दे रहा हो तो उसको शेयर भी कर सकते हो, ये है ना। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।